भाजपा अचानक से बड़े फैसले लेकर चौंका देती है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही खबर आ गई कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पार्टी के निर्देश पर इस्तीफा दे दिया है। क्या है गुजरात का राजनीतिक घटनाक्रम, इस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव में टिकट और पार्टी में पद की इच्छा का त्याग करने को कहा है। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में चर्चा करेंगे मुंबई के साकीनाका में हुए निर्भया कांड की, जिसमें पीड़िता की आज मृत्यु हो गई। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन करने का बड़ा फैसला किया है। हम आपको बता दें कि इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के चुनावों से पहले भाजपा ने अगस्त 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को कमान सौंपी थी। अब देखना होगा कि नेतृत्व बदलने का जो दांव पिछली बार भाजपा का सफल रहा था, क्या वह इस बार भी सफल होता है। मुख्यमंत्री पद की रेस में हालांकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हैं, लेकिन सब जानते हैं कि भाजपा में जो नाम मीडिया में चल रहे होते हैं, उनकी जगह कमान किसी चौंकाने वाले नाम को मिलती है। बहरहाल, जहां तक विजय रूपाणी को हटाए जाने के कारणों की बात है, तो माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वह हालात को ठीक से संभाल नहीं पाए, जिसके चलते लोगों की नाराजगी बढ़ी है। इस नाराजगी को दूर करने के मिशन पर भाजपा काफी समय से लगी हुई थी। हाल में गुजरात के जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए राज्य के दो प्रमुख नेताओं मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला को पदोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच गुजरात के नेतृत्व को लेकर लंबी चर्चा भी हुई है। 9 सितंबर को जब गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद आए थे, तब वह ना तो किसी नेता से मिले थे और ना ही किसी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। इसे अमित शाह का निजी दौरा बताया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान अमित शाह विजय रूपाणी को इस्तीफा देने का केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश दे गए। अमित शाह के गुजरात से लौटते ही गुजरात प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अहमदाबाद पहुंचे और विजय रूपाणी ने उनके साथ राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। आइए पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं विजय रूपाणी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। भाजपा ने राज्यों में पार्टी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने और राज्य सरकारों का कामकाज सुधारने के लिए नेतृत्व में जो परिवर्तन करने शुरू किए हैं, उनमें अगर इस साल ही देख लें तो यह 5वां परिवर्तन है। सबसे पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाया गया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा को हटाकर बासवराज मुंबई को कमान सौंपी गई। असम विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान सौंपी गई।
अब गुजरात में भी नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया है। भाजपा के इस मुख्यमंत्री बदलो अभियान में अगला नंबर किसका होगा, अब सब पर इसकी नजरें हैं। वैसे कहा जा रहा है कि यह अगला नंबर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का भी हो सकता है। जहां तक गुजरात की बात है तो यह प्रदेश शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है। पिछले लगभग 3 दशकों से गुजरात प्रदेश में भाजपा का राज बना हुआ है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दिसंबर 2022 में होने हैं। देखना होगा कि अब विजय रूपाणी का क्या होता है। क्या उन्हें भी आनंदीबेन पटेल की तरह किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाकर गुजरात से बाहर भेजा जाता है, या फिर गुजरात में ही उनके लिए कोई नई भूमिका तलाशी जाती है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने के लिए टिकट तथा पद मिलने की इच्छा नहीं रखने और इसकी बजाय देश और समाज के लिए काम कर अपनी काबिलियत साबित करने को कहा है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने ऑनलाइन संबोधन के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह नहीं चाहते कि लोग उनकी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी के रूप में पहचाने। उन्होंने पार्टी के लोगों से पद और टिकट की अपनी आकांक्षाओं का त्याग करने के लिए कहा है। इतिहास में बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हुए, हमारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी तरफ हम बड़े मान सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह है जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए कि 1.5 लाख की चाहिए कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची, न करियर की सोची और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आजाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो अपने देश को आजादी मिलने वाली नहीं थी। उनकी तरह सुप्रीम कुर्बानी करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को तैयार रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, संघर्ष की मिसाल थे वो। एक इतने छोटे से बैकग्राउंड से आए थे, कितने गरीब परिवार से आए थे, दलित वर्ग से आए थे, जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया और उस जमाने में उन्होंने विदेशों से 2-2 डॉक्टरेट की पीएचडी की डिग्री हासिल की और वापस आके देश का संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। इन दोनों से प्रेरणा लेके आप लोग काम करना। दूसरी ओर मुंबई से एक दुख भरी खबर सामने आई है। दरअसल साकीनाका में एक टेम्पो के भीतर दुष्कर्म और विभत्स हमले की शिकार महिला की मृत्यु हो गई है। इस मामले में भाजपा की प्रदेश इकाई ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की है और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरा है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि साकीनाका में एक टेम्पो के अंदर 34 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और निर्दयता से हमला किया गया। 45 वर्षीय आरोपी व्यक्ति ने पीड़िता के निजी अंगों पर लोहे की छड़ से हमला किया था। महिला की शनिवार तड़के निकाय द्वारा संचालित राजावाड़ी अस्पताल में मृत्यु हो गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, साकीनाका महिला दुष्कर्म मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होनी चाहिए ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। साकीनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए,
तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए।